सभी को नमस्कार। आज हम कृषि भूगोल के अंतर्गत और भारत के भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भारत में कृषि नीतियां, क्योंकि हम देखते हैं आज़ादी से पूर्व भारत में कृषि का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ और हम खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर नहीं थे, क्योंकि हमारे पास विकसित जो तकनीकें थी, उन्नत किस्म के जो बीज थे, उर्वरक थे, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। साथ ही साथ मशीनीकरण का भी अभाव हमारे यहाँ किसानों के पास देखा जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद में भारत ने कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से विकास किया और उसका मुख्य श्रेय हम भारत में आज़ादी के बाद में जो पंचवर्षीय योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई, उनका महत्वपूर्ण योगदान कृषि विकास में रहा। क्योंकि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें कृषि को विशेष महत्व दिया गया ताकि हम कृषि में विकास कर सकें, खाद्यान्नों पर हम निर्भर हो सकें। तो हर पंचवर्षीय योजना में कृषि को अनुदान दिया गया ताकि हम कृषि में आत्मनिर्भर हो सके और आत्मनिर्भर के साथ हम कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर सकें। तो इसी को लेकर हमारे यहाँ भारत में अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई और इन योजनाओं में जब हम 1951 और 52 की बात करते हैं तो हमारे यहाँ अधिक अन्न उपजाऊ नीति लागू की गई और इसके अंतर्गत हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि हम अधिक अन्न का उत्पादन करें ताकि हमारे जो जनसंख्या है उन सभी को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। तो अधिक अन्न उपजाऊ नीति का 1951-52 में यहाँ क्रियान्वित किया गया। इसके बाद में 1960-61 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया और ये सघन कृषि जिला कार्यक्रम भारत के चयनित 7 जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन 7 जिलों में विभिन्न कृषि तकनीक, विभिन्न जो मशीनीकरण है, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि का इस्तेमाल इन क्षेत्रों में किया गया और इसका फायदा भी हमारे यहाँ किसानों को हुआ। कृषि में हम धीरे धीरे विकास करने लगे और इसी कार्यक्रम के मद्देनजर को रखते हुए या इसकी सफलता को देखते हुए 1964-65 में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसमें हमारे पास उपलब्ध जो जमीन है उस पर हम सघन कृषि का विकास करें, सघन कृषि उस क्षेत्र में करें ताकि हम अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर सकें। तो ये 3 कार्यक्रम हमारे यहाँ आज़ादी के बाद में भारत में शुरू किए गए और इन तीनों कार्यक्रम की जो सफलता है उसको देखते हुए भारत में एन स्वामीनाथन, जिनको हम हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं भारत में, इन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की इन तीनों कार्यक्रम की सफलता के बाद में। तो भारत में यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत होती है और हरित क्रांति की शुरुआत होने के बाद में भारत कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे
आत्मनिर्भर होने लगा और हम धीरे धीरे हमारे पास जो खाद्यान्न बचता था हम उनका निर्यात भी विदेशों में करने लगे। तो इन सफलता के बाद में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति में हम सफल भी होते हैं, लेकिन कृषि नीति भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण विकास योजना थी कि हम कृषि में विकास करें। विभिन्न जो उद्देश्य थे इनके माध्यम से कृषि क्षेत्र में हमने लागू किए, जिसके कारण से धीरे धीरे हम कृषि को विकसित अवस्था में ले जा सके। तो हमारे भारत में 1992 में कृषि नीति का प्रस्ताव रखा और इसको 14 मई 1993 में इस कृषि नीति को लागू किया गया। ये जो कृषि नीति थी, इसको लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि को उद्योग का दर्जा देना, क्योंकि इससे पहले तक एक कृषक अपने जमीन पर खाद्यान्न उत्पादन करता था और वो अपने भरण पोषण के लिए ही खाद्यान्न का उत्पादन करता था और थोड़ा बहुत वो बाजार में भी उसको बेचता था। लेकिन कृषि नीति के आने के बाद में सरकार ने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया कि हम उद्योगों की तरह ही इस कृषि क्षेत्र को हम विकसित करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर सकें। साख सुविधाओं का विस्तार करना इस नीति का उद्देश्य था कि हम किसानों को जो कर्ज है, ऋण है, वो उनकी सुविधा हमारे यहाँ इस नीति के तहत रखी गई कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे सकें ताकि किसान अपने उन्नत किस्म के जो बीज हैं, उन्नत जो तकनीक है, सिंचाई की जो विधियां हैं, सुविधा हैं, उर्वरक, रासायनिक खाद, उनको खरीदने के लिए इनको ऋण देने की योजनाएं दी गई। करों में रियायत की छूट सरकार के माध्यम से दी गई कि किसानों को जो ऋण मिलता था सरकार के माध्यम से उनमें छूट देने का प्रावधान इस कृषि नीति में रखा गया। मूल्य नीति भी इस कृषि नीति में एक उद्देश्य के रूप में रखी कि हम सरकारी मूल्य निर्धारण के पक्ष में यह नीति रही कि सरकार मूल्य का निर्धारण करे, फसल का निर्धारण करे और उस मूल्य के आधार पर किसान को वो फसल वहां बेचनी होती थी, जिससे कि पूरे देश में समान मूल्य पर किसान अपनी फसल को बाजार में बेच सके। अनुदान नीति का इसमें प्रस्ताव रखा गया। अनुदान नीति का मतलब यहां धीरे धीरे जो अनुदान था उसको कम करने का था ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सके, स्वावलंबी हो सके और इसी आधार पर यहां अनुदान खत्म करने का इस नीति में प्रस्ताव रखा गया। सरकारी विनियोग को बढ़ाने का भी प्रयास इस नीति में किया गया कि हम कृषि क्षेत्र में सरकार की जो भूमिका है, सरकार के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है वो इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। जैसे कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार के माध्यम से कृषि विकास के लिए जो राशि उपलब्ध कराई जाती है उसको बढ़ाने का इसमें प्रस्ताव रखा गया। गैर सरकारी संगठन की भागीदारी को बढ़ाने का इस नीति में प्रस्ताव रखा गया कि जो एनजीओ हैं, विभिन्न एनजीओ, वो भी हमारे कृषि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें ताकि हमारा जो कृषि विकास है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा देने का इस नीति में प्रस्ताव रखा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि के कार्य करती है। तो यहाँ जो उत्पादन होते हैं उनसे संबंधित जो उद्योग हैं, जैसे गन्ना आधारित चीनी उद्योग है, कपास आधारित
सूती वस्त्र उद्योग है, अन्य जो उद्योग है, चाय आधारित उद्योग है, जूट आधारित उद्योग है, उनको बढ़ावा देने का प्रस्ताव इस नीति में रखा गया। साथ ही वर्षा और सिंचाई पर आधारित जो बागवानी कृषि थी उसको भी, उसका विस्तार भी करने का इस नीति में प्रस्ताव रखा गया कि हम वर्षा के माध्यम से, क्योंकि भारत में वर्षा कुछ एक क्षेत्रों में बहुत कम होती है और कुछ क्षेत्रों में सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है, सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो पूरे साल भर उपलब्ध होती हैं, तो उनके माध्यम से हम बागवानी जो कृषि है उसको बढ़ावा देने का प्रस्ताव इसमें रखा गया। साथ ही साथ जो हमारे पास अतिरिक्त जो खाद्यान्न है, अतिरिक्त जो कृषि उत्पाद है, उसको स्टोरेज रखने के लिए, उसको बिक्री के लिए भी सुविधाओं का यहाँ प्रस्ताव इस नीति के अंतर्गत लिया गया। तो कृषि नीति जो 1993 में लागू की गई, ये उद्देश्य थे इस कृषि नीति को लागू करने में। और अब हम राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की जब बात करते हैं, 2000 में इस कृषि नीति को हमारे सामने रखा गया और जिसके प्रमुख घटक पौष्टिक कृषि, खाद्य और पोषणात्मक सुरक्षा, कृषि के लिए प्रोत्साहन, कृषि में निवेश, संस्थागत ढांचे को मजबूत करना और जोखिम प्रबंधन। यह नीति जब लागू की गई तो इसके उद्देश्य रखे गए कि हम इन उद्देश्यों को इस नीति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कृषि की जो विकास दर है वो इस नीति में 4% की वृद्धि दर के हिसाब से रखी गई कि हम 4% की वृद्धि कृषि क्षेत्र में हम कर सकते हैं। दूसरा, संसाधनों का कुशलतापूर्वक जो उपयोग है, हमारे पास जितने संसाधन हैं उनका हम कुशलतापूर्वक उपयोग करें कृषि क्षेत्र में, और साथ ही जल, भूमि और जैव विविधता को भी हमें सुरक्षित रखना है। और तीसरा, समान विकास, क्योंकि भारत में असमानता का जो स्तर है वो काफी देखने को मिलता है, तो इस कृषि नीति में इस असमानता को दूर करने का प्रयास भी किया गया कि हम समानता के हिसाब से यहाँ कृषि का विकास इस नीति के तहत भारत में रखा गया कि हम समान विकास हर क्षेत्र में कर सकें। साथ ही हम ऐसा विकास करें जिसमें प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से वो पोषणीय हो, आर्थिक दृष्टि से पोषणीय हो, और साथ ही हम कृषि उत्पाद का अधिक उत्पादन करें ताकि हम उन उत्पादों को विदेशों में निर्यात कर सकें, हमें विदेशी जो मुद्रा है वो प्राप्त हो सके। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य थे इस नीति के। जब हम इस नीति की जो प्रमुख घटक हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि पोषकीय जो कृषि है, इसमें उपयुक्त भूमि को कृषि और वानिकी के लिए इस्तेमाल करना। हमारे पास कृषि के अलावा जो अन्य अनुपयुक्त जो भूमि है, हमारे आसपास के क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि हमें देखने को मिलती है, तो इस नीति में प्रावधान रखा गया कि हम अनुपयुक्त भूमि है उसमें उसको हम कृषि के योग्य अंतर्गत लाएं, और सामाजिक जो वानिकी है उसको हम विकसित करें। साथ ही बहुफसल और मिश्रित फसल का भी हम तीव्रता से हमें विकास करना है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, इसलिए बहुफसल और मिश्रित फसल जो पद्धति है वो हमें हमारे जो कृषक हैं उनको अपनानी चाहिए। इस पर जोर दिया गया। कृषि आधारित जो पोषकीय विकास है उसके लिए दीर्घकालीन प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही जल संरक्षण और जो भूमिगत जल का दोहन है उसको कम करने के लिए भी यहाँ जो प्रोग्राम है वो तय किए गए कि हम कम से कम भूमि जल का दोहन करें और वर्षा जल का हम संरक्षण करें और उसके माध्यम से सिंचाई के कार्य संपन्न करें। सरकारी व्यर्थ भूमि को हम चारागाह
और वानिकी कार्यक्रम चलाएं और जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनको ये भूमि, उनको स्वामित्व का अधिकार उनको प्रदान करें ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो और हमें जो खाद्यान्न है वो प्राप्त हो सके। खाद्य और पोषणात्मक सुरक्षा यानी हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा मिले, हर व्यक्ति को उचित जो पोषण है वो हमारी फसलों के माध्यम से हमारे जनसंख्या को अधिक से अधिक मिले। कृषि के लिए प्रोत्साहन की योजना इस नीति में रखी गई कि कृषि को हम अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें, हमारे जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित किए, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम बताएं, कृषि से संबंधित जो अनेक जो सामग्री है वो हम कृषकों को उपलब्ध कराएं, जैसे बीज हैं उन्नत किस्म की जो मशीनरी है, उन्नत किस्म के उर्वरक हैं, उन्नत तकनीकी हैं, उनका ज्ञान हम कृषक को दे सकें ताकि हम उनको कृषि के लिए प्रोत्साहित कर सकें। कृषि में जो निवेश है उसकी अगर बात करते हैं तो हर पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए अलग निवेश की जो राशि है वो निर्धारित की जाती है। तो इस राशि से हम कृषि का विकास हम यहाँ कर सकते हैं। संस्थागत ढांचे की अगर बात करते हैं तो चकबंदी की जो व्यवस्था है वो हमें करनी चाहिए। काश्तकारी जो सुधार हैं, जोतों के आकार हैं वो बढ़ाने चाहिए। भू रिकॉर्ड को अद्यतन करना चाहिए और उनको कंप्यूटरीकरण हमें करना चाहिए और साथ ही किसानों को भूमि की जो पासबुक है वो भी उनको उपलब्ध कराई जा सके ताकि पूरा जो रिकॉर्ड है उस पासबुक के अंतर्गत वो रख सके। निजी सहयोग से ठेका कृषि पद्धति को भी इस नीति में रखा गया ताकि निजी क्षेत्र का सहयोग कृषि क्षेत्र में हो सके। एक जोखिम प्रबंध का प्रस्ताव इस नीति में रखा गया कि किसान अगर अधिक बारिश हो जाती है, कम बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है तो किसान की जो लागत है उसका जोखिम उसको हानि नहीं हो, तो जोखिम प्रबंधन की योजना इस नीति में रखी गई जिसमें कृषि बीमा योजना का सुझाव रखा गया और कृषकों को बीमा पॉलिसी भी देने का प्रस्ताव इस नीति के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सरकार ने विभिन्न कृषि नीतियों का निर्धारण किया गया, उनको लागू किया गया और इसके माध्यम से हम धीरे धीरे कृषि में आत्मनिर्भर होने लगे और कृषि उत्पादनों का जो अतिरिक्त उत्पादन है उनका निर्यात करने लगे और इससे हमें जो विदेशी मुद्रा है उसका अर्जन होने लगा और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे अच्छी होने लगी। धन्यवाद।